नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज मकर संक्रांति है। मकर संक्रांति की सबको शुभकामनाएं। खूब दही चूड़ा खाइए और खूब पढ़ाई करिए, ठीक है। और हम आज डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी, ठीक है ना। ज्योग्राफी जो एनसीईआरटी का जो ज्योग्राफी आ रहा है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ये जो आपको सौरमंडल में पृथ्वी दिख रहा है, ये क्लास 6 का चैप्टर 1 है। तो हम पहले थोड़ा बता दें कि हम क्या-क्या पढ़ाने वाले हैं इस सीरीज में, ठीक है ना। ये एनसीईआरटी सीरीज चलेगा जिसमें हम क्या-क्या पढ़ाने वाले हैं। तो हम 6 टू 12 तक जो नई वाली एनसीईआरटी है उसको हम पूरा का पूरा कराएंगे आपको, ठीक है ना। 6 टू 12 तक की एनसीईआरटी, ठीक। और बीपीएससी टीआरई में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं, जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। जो क्वेश्चंस पीछे पूछे गए हैं उनको भी मैं बताता चलूंगा, ठीक है। और कौन कौन से चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे ही करेंगे, ठीक है। और हम लोग इस जो सीरीज है ये अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, और हम लोग इसमें बिना कोई इधर उधर का बात करते हुए सीधे अपने पढ़ाई पे फोकस करेंगे, ठीक है। और ये वीडियो आप 1.5x पे देखिए ताकि आपको कहीं बेटर फील हो, ठीक है ना। तो ये एक सुझाव रहेगा कि 1.5 पे देखिए आप इस वीडियो को। हाँ, 2x पे ना देखिए क्योंकि वो फिर निकलते चला जाएगा और आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो 1.5x पे इस वीडियो को देखिए, और ठीक है ना। तो हम इसमें फिर से एक बार दोहरा देते हैं कि हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी के जो भी क्लास 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी है वो फिर से बिहार बोर्ड का जो 9th और 10th का जो बिहार टेक्स्ट बुक है उसको भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। तो बिना समय जाया करते हुए हम लोग सीधे अपने पाठ पे आते हैं, ठीक। सौरमंडल में पृथ्वी, ठीक है ना। आप ये देख रहे हैं कि चैप्टर, ये क्लास 6 का चैप्टर 1 है, ठीक। तो आप इसमें देख रहे हैं कि सौरमंडल में पृथ्वी दिया हुआ है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि सौरमंडल, एक तो दो चीज है इसमें, सौरमंडल और एक पृथ्वी है, ठीक। तो सौरमंडल को भी हम पढ़ेंगे कि सौरमंडल में क्या है, किन किन ग्रहों, उपग्रहों और जो भी चीजें हैं उनसे मिलके सौरमंडल बनता है। और फिर पृथ्वी के बारे में भी जो भी जानकारी इस चैप्टर में दिया हुआ है उसको हम पढ़ेंगे, ठीक। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि सूर्यास्त के बाद आकाश में देखने में कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकीले बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। जब सूर्यास्त होता है तो अभी एक दो तारे दिखाई देते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, जब समय और जाता चला जाता है तो और बहुत सारे चंद्रमा दिखता है और बहुत सारे तारे दिखते हैं, ठीक। लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है, ठीक। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिसमें से कुछ चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हो। तो आप जैसे देखेंगे जब रात होगा तो आकाश में बहुत सारे चमकीले तारे दिखाई देंगे। आप अपने छतों पे निकलिएगा तो, या घर से मतलब कमरे से बाहर निकलिएगा तो, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि बहुत सारे तारे दिखाई देंगे और वो बहुत आकर्षित करते हैं मनुष्य को, ठीक है ना। आगे देखते हैं। लेकिन आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें कुछ ही टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। तो आप इसमें जो ये कह रहा है कि इसमें कुछ में क्या है कि टिमटिमाहट का अलग पैटर्न होगा, कुछ बिल्कुल ही नहीं टिमटिमा रहे होंगे। तो ये कह रहा है इन चमकीले वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। तो जाहिर सी बात है चंद्रमा भी हमें दिखता ही है। यह अलग अलग समय पर अलग अलग आकार का होता है। जो चंद्रमा है, ये आप ध्यान देने वाली बात है कि जो जब भी चंद्रमा उगता है तो ये अलग अलग दिनों पे अलग अलग आकार का होता है। कभी दूज को कुछ अलग तरीके का दिखेगा, फिर तृतीया, चतुर्थी, इस तरह से अलग अलग समय पे अलग अलग दिखता है, ठीक है ना। स्थिति में दिखाई पड़ता है, ठीक। दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख सकते हैं। जब पूर्ण चंद्र होता है तो आप महीने में लगभग उसको एक बार देख सकते हैं। या पूर्ण चंद्रमा वाली रात को पूर्णिमा कहा जाता है, ठीक है ना। आप जब पूरी रोशनी के साथ जब और पूरे गोलाकार में जब चंद्रमा दिखाई दे तो वो पूर्णिमा वाली रात्रि होती है, ठीक है ना। और ये बस एक ही दिन होता है, महीने में केवल एक दिन, ठीक। और आगे कह रहा है कि 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। और ठीक, अब क्योंकि ये चंद्रमा हर रोज अपनी
आकार में चेंजेस ला रहा है। जैसे हमने आगे पढ़ा कि ये प्रतिदिन कुछ ना कुछ अलग अलग आकार यहाँ देख सकते हैं कि अलग अलग समय पर अलग अलग आकार रहे कि तब जबकि दिन जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे क्या है ये अलग अलग आकार लेते जाएगा। ठीक है ना। तो पूर्ण चंद्र वाली रात्रि को पूर्णिमा कहते हैं। ठीक, 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। किसको? पूर्णिमा वाले चांद को आप नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि और फिर एक नए चंद्रमा की रात्रि होती है, उसे अमावस्या कहा जाता है। ठीक है ना। जब नया चंद्रमा दिखाई देता है उस रात्रि को अमावस्या कहा जाता है। ठीक है ना। 15 दिन के बाद इसे आप नहीं देख सकते। ये नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ठीक, ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात का आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? तो जाहिर सी बात है, यहाँ क्वेश्चन में आ गया। तो हम जो सूर्य का प्रकाश है इसके कारण से क्या होता है कि जो सूर्य का प्रकाश है इतना तेज है कि हम इन सारे ये उसके प्रकाश में ये जो चंद्रमा है और ये जो तारे हैं ये छिप जाते हैं, दिखाई नहीं देते। ठीक है ना। ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख पाते हैं। तो जो जाहिर सी बात है, सूर्य, चंद्रमा एवं सभी वस्तुएं जो रात के समय आकाश में चमकती हैं वो क्या है? खगोलीय पिंड है। ये आप नोट करते जाइएगा कि सूर्य, चंद्रमा और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आकाश में चमकती हैं क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड कहलाती हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक आप खगोलीय पिंड का ये डिफिनीशन हो गया। ठीक है ना। तो वे सभी वस्तुएं जिसमें उल्का पिंड आ जाएंगे, उपग्रह आ जाएंगे, वो सभी चीजें क्या है? खगोलीय पिंड में आ जाएंगे। ठीक, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहा जाता है। और सूर्य भी क्या है? एक तारा ही है। सूर्य क्या है? सूर्य भी एक तारा है। यहाँ कह रहा है कि कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले गर्म होते हैं। तो जाहिर सी बात है, जैसे सूर्य है वो पृथ्वी से बहुत बड़ा है। ठीक है ना। तो इस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो तारे हैं वो कितने बड़े बड़े हो सकते हैं। ठीक है ना। ये गैसों से बने होते हैं। ठीक, ये गैस से बने हैं और इसी के कारण से ये जल रहे हैं। ठीक, जिनके इनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश होती है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को क्या कहा जाता है? तारा कहा जाता है। और सूर्य भी एक तारा है। अगर कोई पूछे कि सूर्य क्या है तो सूर्य इज ऑल्सो अ स्टार। ठीक है ना, कि सूर्य भी क्या है? एक स्टार ही है। ठीक, फिर आगे देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। आओ कुछ करके सीखते हैं, इसमें कुछ खास है नहीं आपके लिए। अब फिर यहाँ से आते हैं। पर रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं। रात के समय ये बता रहा है आपको कि जो रात में तारे चमकते हैं वो एक सूर्य के समय समान ही है। जो जैसे सूर्य अपनी रोशनी देता है, उष्मा ताप देता है, उसी तरह से इन तारों का भी उष्मा और प्रकाश और ताप है। क्योंकि वो तारों का प्रकाश इसलिए हमारे पास तक नहीं आ पाता है क्योंकि क्योंकि वो हमसे लाखों करोड़ों किलोमीटर क्या है? दूरी पे है। ठीक, रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हम हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी उष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा, कुछ दूरी पर देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। जाहिर सी बात है कि हवाई जहाज जो है बहुत बड़ा होता है, लेकिन वो हमसे क्योंकि बहुत दूर होता है और ऊंचाई पे उड़ रहा होता है इसलिए हमें वो बस एक चिड़िया के समान दिखाई देता है। ठीक, रात्रि के समय आकाश की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देखते हैं। तो ये कह रहा है कि रात्रि के समय जब हम आसमान में देखते हैं तो हमें लगता है कि जो तारों का समूह है वो एक आकृति बना रहा है। ठीक है ना। वो क्या कर रहा है? आकृति बना रहा है। उसे हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। किस जो आकृति बन रही है उसको हम क्या कहते हैं? नक्षत्र मंडल कहते हैं। ठीक, और इन्हीं नक्षत्र मंडलों में से एक है अर्सा मेजर या बिग बियर। इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है। ठीक, अगर अगर कोई पूछे आपसे कि ऐसा अगर क्वेश्चन भी आ सकता है कि अर्सा मेजर या बिग बियर क्या है, ठीक है ना, तो ये एक नक्षत्र मंडल है। ठीक है ना, और कुछ नहीं है, एक तारों का समूह है बस।
बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि, जिसमें सप्त यानी सात और ऋषि यानी संत को मिलाकर 7 तारों का समूह होता है, जिसको सप्तऋषि तारामंडल कहा जाता है। ठीक, नक्षत्र मंडल या तारामंडल, यह 7 तारों का समूह है जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का एक भाग है। तो ये जो है, ये जो 7 तारों का समूह है, ये अर्सा मेजर का ही एक क्या है, भाग है, जिसे सप्तऋषि कहा जाता है। ठीक, अपने परिवार एवं पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाएं। ठीक है ना, इससे क्या होगा कि आपको और अधिक जानकारियां प्राप्त होगी। जबकि हालांकि आप ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, तो जाहिर सी बात है आपको और इन सब चीजों को ध्यान देना चाहिए, ताकि आप क्लास में जाके बच्चों को बता सके, समझा सके। ठीक है ना, तो यहाँ ये सप्तऋषि तारों का समूह दिया गया है। ठीक है ना, ठीक, और एक ध्रुव तारा का यहाँ संकेत, ये जो बच्ची है वो दिख रही है उत्तर दिशा की तरफ। ठीक है, और ये 7 तारों का समूह यहाँ पे है और ये ध्रुव तारा है। ठीक, तो इसके बारे में इसमें दिया हुआ भी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे क्या है। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। तो जाहिर सी बात है कि प्राचीन समय में क्या होता था कि उतनी हमारे पास टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, घड़ी नहीं थी, तो हम समय कैसे निर्धारित करें? तो हम रात्रि के समय जैसे चंद्रमा की दिशा क्या है, तारों की दिशा क्या है, उनसे हम निर्धारित करते। तो यहाँ दिया हुआ है कि प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, जो यहाँ ध्रुव तारा है, इसी को उत्तरी तारा कहा जा रहा है। ये जो ध्रुव तारा आप देख रहे हैं, इसी को उत्तरी तारा भी कहा जा रहा है। ठीक है ना, उत्तर दिशा को बताता है, उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। तो जो सप्तऋषि तारा है, उसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, ध्रुव तारे को जान सकते हैं। चित्र में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए, तो यह ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगा। तो जाहिर सी बात है कि जो ये वाला जो ये एक लाइन खींचा जा रहा है, जो ध्रुव तारा को क्या कर रहा है, एंगल कर रहा है। ठीक, स्थिति को जान सकेंगे। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 जो मैंने वो बच्ची वाली चित्र दिखाई, उसमें दिखाया गया है। यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए, तो हमें ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। कुछ खगोलीय पिंड में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश और ऊष्मा नहीं होता है, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। जाहिर सी बात है कि जो जो जिन खगोलीय पिंडों के पास अपना प्रकाश नहीं होगा, वो जाहिर सी बात है दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होंगे। ऐसे पिंड को क्या कहते हैं, ग्रह कहते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं। ठीक है ना, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई ग्रीक भाषा के ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से बना हुआ है। यहाँ ध्यान देने वाली चीज है कि जो प्लेनेट शब्द है वो किस भाषा से, अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि जो प्लेनेट शब्द है वो किस भाषा से लिया गया शब्द है, तो आप क्वेश्चंस में जो अगर आंसर ऐसा कुछ क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो वो जाहिर सी बात है कि ग्रीक भाषा से लिया गया शब्द प्लेनेटाई, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई शब्द से लिया गया शब्द प्लेनेट है। ठीक है ना, प्लेनेट एक अंग्रेजी भाषा का शब्द है, लेकिन ये लिया गया है किससे, ग्रीक भाषा से। तो आप यहाँ आगे देखेंगे कि जिसका अर्थ होता है, किसका, प्लेनेटाई का अर्थ होता है परिभ्रामक। ठीक है ना, प्लेनेटाई का अर्थ होता है परिभ्रामक, अर्थात चारों ओर घूमने वाला। ठीक, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वह एक ग्रह है। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं वो एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश क्या करता है, अपना संपूर्ण प्रकाश हम ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। कौन, पृथ्वी। जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है, कौन, सूर्य जो है वो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। और पृथ्वी अपने जरूरत का जितना भी
प्रकाश है, ऊष्मा है, वो क्या करती है, सूर्य से प्राप्त करती है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूर से जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। ठीक, अब यहाँ यहाँ दिया हुआ है एक रोचक तथ्य दिया हुआ है, ठीक है ना, रोचक तथ्य दिया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ कह रहा है कि बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं, ठीक है ना। छल्ले क्या होते हैं कि जो जैसे कोई ग्रह है, यहाँ मैं आपको ले चलता हूँ, यहाँ मैं आपको दिखाऊं, जैसे ये छल्ले हैं बृहस्पति, यूरेनस या ये शनि है, तो आप जैसे ये शनि के बाहर देख रहे हैं, ये जो एक लाइनिंग है, जो ये वाली, एक सेकंड, ये वाली जो लाइनिंग है, इसको जो आप देख रहे हैं, ये वाली, ठीक है ना, ये क्या है, ये छल्ला है, ठीक है ना। इसके आसपास जो भी छोटे छोटे पिंड घूम रहे हैं, ठीक है ना, उसी को छल्ला कहा जा रहा है, ठीक। या गैस के जो एक तरह से कह सकते हैं गैस की जो गैसों का आवरण टाइप से, ठीक है ना। लेकिन ये क्या है, इसमें छोटे छोटे पिंड टाइप के चीजें हैं, ठीक है ना, जो उसकी परिक्रमा कर रही है, ठीक है ना। तो आइए हम वहां देखते हैं फिर क्या है, ठीक। तो ये कह रहा है कि पृथ्वी, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। एक बार ये किसी क्वेश्चन में पूछा हुआ है, बीपीएससी के ही किसी एग्जाम में पूछा हुआ है कि पृथ्वी किन किन ग्रहों के चारों ओर छल्ले हैं, ठीक है ना। तो आप ये नोट भी कर लीजिए, बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर क्या है, छल्ले हैं, ठीक, चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी पट्टी है, ठीक है ना। जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि एक बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर टाइप या अ, उसी आकार के ये पिंड हैं, ठीक है ना। और ऐसा लगता है कि ये कोई गैस का एक गोलाकार घेरा है, ठीक है ना। तो उस तरह से ये दिखाई देते हैं, लेकिन ये है हालांकि छोटे छोटे असंख्य छोटे छोटे पिंड हैं, ठीक है ना। पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन से देखा जा सकता है। अगर अगर इससे क्वेश्चन बने तो ये है कि पृथ्वी से इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन से देखा जा सकता है, ठीक। तो ये यहाँ तक हुआ, आगे बढ़ते हैं। आगे ये वाला दिया हुआ है, तो हम देख सकते हैं ये सूर्य है, ठीक है ना। सौर मंडल में पृथ्वी की स्थिति जो बता रहा है कि ये वाली जो है पृथ्वी है, ये वाली जो है वो पृथ्वी है, एक सेकंड, ये वाली जो है पृथ्वी है, ठीक। तो सूर्य से ये तीसरे क्रम पे है, ठीक। सूर्य से क्या है, तीसरे क्रम में सूर्य, उसके बाद मरकरी है यानी बुध, वेनस यानी शुक्र, अर्थ यानी कि पृथ्वी, उसके बाद आता है मार्स यानी मंगल और बृहस्पति के बीच में, यहाँ आप आगे पढ़ेंगे भी, लेकिन यहाँ आप देखिए ये क्षुद्र ग्रहों की जो पट्टी है, ठीक है ना, क्या है, जो ये क्षुद्र ग्रहों की पट्टियां हैं, ये वाली जो पट्टी है वो किसके किसके बीच में है, ये वाली जो पट्टी है वो है किसके बीच में, यहाँ लिखा भी हुआ है कि क्षुद्र ग्रह की पट्टी मंगल और बृहस्पति के बीच में है। किसके बीच में है, मंगल और बृहस्पति, यानी मार्स और जुपिटर के बीच में क्षुद्र ग्रह की पट्टियां पाई जाती हैं। तो ये एकदम ध्यान में रखिए आप, ठीक। और आगे जुपिटर है, उसके बाद शनि आता है, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून, ठीक है ना। और यूरेनस और नेपच्यून आता है, ठीक। और यहाँ भी कुछ ये आंकड़ा भी दिया हुआ है, ये जो ये 150, 58, 108, 228 ये देख रहे हैं, ये मिलियन किलोमीटर है, ठीक है ना। यानी कि 1 मिलियन किलोमीटर इक्वल टू 10 लाख किलोमीटर, तो ये दूरी को दर्शाया गया है, ठीक है। अब यहाँ दिया हुआ है दो चीजें हैं ध्यान देने वाली, कि यहाँ एक कह रहा है कि आंतरिक ग्रह, ठीक है ना, एक या आंतरिक ग्रह और एक बाह्य ग्रह, ठीक है ना। ये हमेशा पूछते रहता है कि आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं और बाह्य ग्रह कौन कौन से। इंग्लिश में इसे इनर प्लेनेट कहा जाता है और बाह्य ग्रह को आउटर प्लेनेट कहा जाता है। तो इनर प्लेनेट यहाँ दिया भी हुआ है कि सूर्य के बहुत नजदीक नजदीक जो ग्रह हैं और ये चट्टानों से बने हैं, इसे आंतरिक ग्रह कहा जाता है, ठीक है ना, या इंग्लिश में माने तो इनर प्लेनेट कहा जाता है, ठीक।
बाह्य ग्रह ये जो है, जैसे बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये 4 हैं और इनर प्लेट भी 4 हैं। कौन कौन से? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, जिसे आंतरिक ग्रह कहा जा रहा है। ठीक, ये सारी जो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल है, ये चट्टानों से बने हुए हैं। ठीक है ना। और वहीं पर बाह्य ग्रह जो है वो गैस और तरल पदार्थों से बने हुए हैं, जैसे कि बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो यहाँ लिखा भी हुआ है कि सूर्य से बहुत दूर है तथा बहुत बड़े आकार के हैं। ये गैस और तरल पदार्थों से बने हुए हैं। ठीक है ना। तो इन्हें बाह्य ग्रह को आउटर प्लेनेट भी कहा जाता है। ठीक, अब आगे हम देखते हैं, ये यहाँ 2 शब्द और दिया हुआ है कि एक परिक्रमण है और एक एक परिक्रमण है और एक घूर्णन है। ठीक है ना। तो पहले हम इसको समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये सूर्य है। ठीक है ना। ये क्या है? ये सूर्य है। अब इसके चारों अगर चारों ओर अगर कोई ग्रह घूम रहा है तो इसको क्या कहेंगे? हम परिक्रमण कहेंगे। ठीक है ना। इसको क्या कहेंगे? हम परिक्रमण। ठीक। और अगर ये सूर्य है और जैसे ये कोई ग्रह है, जैसे आपने ग्लोब देखा होगा, ग्लोब क्या है? अगर उसको एक बार घुमाइएगा तो वो अपने एक्सिस पे घूमेगा। ठीक है ना। जैसे वहां यहाँ 2 बिंदी टाइप की होती है और इस तरह से होता है। ठीक है ना। तो अगर आप ग्लोब को घुमाइएगा तो ये क्या होगा? यहाँ से अगर आप गोल गोल घुमाइएगा तो वो अब जो घूमता है वो अपने एक्सिस पे घूमता है, यानी कि जहां हम खड़े हैं वहीं से चारों तरफ घूम गए, वो अपने अक्ष पे घूर्णन कहलाता है। ठीक है ना। तो उसको घूर्णन कहते हैं। और परिक्रमण यानी किसी के चारों ओर घूमना परिक्रमण है। ठीक। तो जाहिर मुझे आशा है कि आप समझ रहे होंगे। तो यहाँ बुध के बारे में दिया गया है, इसको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? मरकरी कहते हैं। इंग्लिश भी आप थोड़ा थोड़ा जानना सीखिए। तो इसको हम मरकरी कहेंगे। ठीक। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिनों में ये पूरा करता है। ठीक। कौन? बुध। जो बुध है वो सूर्य के चारों तरफ एक परिक्रमण 88 दिन में पूरा करता है और अपने अक्ष पर घूर्णन 59 दिन में, ठीक है ना, 59 डेज में पूरा करता है। वैसे ही शुक्र है। शुक्र के चारों ओर एक परिक्रमण 255 दिनों में पूरा होता है। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 255 दिन में पूरा करता है। कौन? शुक्र। और अपने अक्ष पर घूर्णन करता है 243 दिन में। पृथ्वी वहीं पे सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 365 दिन में पूरा करती है और अपने अक्ष पर घूर्णन 1 दिन में। और इसका जो सैटेलाइट है यानी चंद्रमा की संख्या है वो 1 है। ठीक है ना। पृथ्वी का जो उपग्रह है वो 1 है। ठीक है ना। पृथ्वी का जो उपग्रहों की संख्या है, उपग्रह जिसे इंग्लिश में सैटेलाइट कहते हैं, इसकी संख्या पृथ्वी के पास क्या है? 1 है, जो आप जानते भी हैं चंद्रमा है। ठीक। मंगल के पास सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 687 दिन में ये मंगल पूरा करता है और अपने अक्ष पर घूर्णन पृथ्वी के समान ही 1 दिन में पूरा करता है। ठीक। और चंद्रमा की संख्या 2 है। ठीक है ना। और ये चारों ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल क्या है? आंतरिक ग्रह। ठीक। उसके बाद आते हैं बृहस्पति। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण ये 11 साल 11 महीने लगभग 12 साल में पूरा करता है और अपने अक्ष पर घूर्णन सबसे जो 8 ग्रह हैं उसमें सबसे पहले ये अपने अक्ष पर घूर्णन करता है 9 घंटे 56 मिनट में। और चंद्रमा की संख्या लगभग कितनी है? 53 है। कितनी है? 53 है। और शनि का भी लगभग उतना ही है चंद्रमा की संख्या। शनि सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 29 साल 5 महीने में पूरा करता है और अपने अक्ष पर घूर्णन 10 घंटे 40 मिनट में पूरा करता है। और चंद्रमा की संख्या लगभग क्या है? 53 है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। यूरेनस। यूरेनस को हम अरुण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अरुण भी कहते हैं। यूरेनस को हिंदी में हम अरुण कहते हैं। क्या कहते हैं? अरुण कहते हैं। ठीक है ना। इसका जो हिंदी है वो अरुण है। एक सेकेंड। इसका जो हिंदी है इसका जो हिंदी है अरुण है। और नेपच्यून को इंग्लिश में हम वरुण कहते हैं। क्या कहते हैं? वरुण कहते हैं। एक सेकंड, मैं इसको लिख भी देता हूं। वरुण। ठीक है ना। यूरेनस को अरुण और नेपच्यून को वरुण कहते हैं। ठीक। आगे बढ़ते। हाँ, इसको मैं डिस्कस करा दूं कि यूरेनस जो है सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा 84 साल में, ठीक है ना, परिक्रमण एक
मतलब 84 साल में पूरा करता है। अपने अक्ष पर घूर्णन 17 घंटे 14 मिनट में। चंद्रमा की संख्या लगभग 27 है। नेपच्यून जो है वो सूर्य की चारों ओर एक परिक्रमण 164 साल में पूरा करता है। अपने अक्ष पर घूर्णन 16 घंटे 7 मिनट में पूरा करता है। चंद्रमा की संख्या क्या है? 13 है। ठीक, फिर से एक बार बता दूं कि इनर प्लेट और आउटर प्लेट क्या क्या है। जो इनर प्लेट है वो सूर्य के बहुत नजदीक है और ये चट्टानों से बने हुए हैं, जैसे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। आउटर प्लेट यानी बाह्य ग्रह जो गैस और तरल पदार्थों से बने हुए हैं, जैसे बृहस्पति, शनि और यूरेनस और नेपच्यून। ये चार क्या है? बाह्य ग्रह हैं और ये चार क्या है? आंतरिक ग्रह। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ, आगे यहाँ एक दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं? ठीक है ना, क्या आप जानते हैं पौराणिक रोमन कहानियों में, जो पौराणिक रोमन कहानी है वहां पे सूर्य देवता की चर्चाएं हो रही हैं। ठीक है ना, पौराणिक रोमन कहानियों में सोल सूर्य देवता को कहा जाता है। ठीक है ना, जो सोल है वो सूर्य देवता को कहा जाता है। सौर्य शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, यानी कि जो सौर्य मंडल आपने चैप्टर के फर्स्ट में ही पढ़ा है, यानी कि सूर्य से संबंधित जो चीजें हैं। ठीक है ना, तो सौर्य शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंधित, इसीलिए सूर्य के परिवार को सौरमंडल कहा जाता है, सोलर सिस्टम। ठीक है ना, सूर्य के परिवार को क्या कहा जाता है? सोलर सिस्टम कहा जाता है। सौर्य शब्द का उपयोग करते हुए और अधिक शब्दों का लिखें, ऐसा अगर कुछ है तो लिखिए। कह रहा है कि शब्दों की उत्पत्ति के बारे में, उसके बाद फिर हम इधर आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल यहीं से क्या है, क्वेश्चंस अराइज हो रहे हैं, मैंने मतलब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। शब्द की उत्पत्ति, बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं शब्द की उत्पत्ति, ऐसे बहुत से शब्द जिनका उपयोग हम एक भाषा में करते हैं, अक्सर वे दूसरी भाषाओं से लिए गए शब्द हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे यहाँ ज्योग्राफी को दिया गया है कि ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है, यह ग्रीक भाषा से लिया गया है। ठीक है ना, ज्योग्राफी एक अंग्रेजी शब्द है जो क्या है, ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है पृथ्वी का विवरण। ज्योग्राफी का अर्थ है क्या? पृथ्वी का विवरण, पृथ्वी का विवरण ज्योग्राफी का अर्थ है, और ये ग्रीक शब्द से लिया गया। यह दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें जीई का अर्थ है पृथ्वी एवं ग्राफिया का अर्थ है लिखना, यानी कि पृथ्वी के विषय में लिखना ज्योग्राफी है। ठीक, यहाँ पृथ्वी का विवरण भी दिया हुआ है, पृथ्वी के विषय में लिखना क्या है? ज्योग्राफी। ठीक, आइए पृथ्वी के संबंध में और अधिक जाने। यहाँ तीन शब्द दिए हुए हैं, जियोलॉजी, ठीक है ना, पृथ्वी का अध्ययन, जियोमेट्री, पृथ्वी का मापन, जियोइड्स, पृथ्वी के आकार के अनुरूप। ठीक है ना, तो ये याद रखिए आप कि जियोलॉजी का अर्थ है पृथ्वी का अध्ययन करना, जियोमेट्री का अर्थ है पृथ्वी का मापन, और जियोइड्स का अर्थ है कि पृथ्वी के आकार के अनुरूप। ठीक है ना, आइए हम अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि क्या आप जानते हैं रात के आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। तो जो खगोल पिंडों के बारे में, जैसे पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, इन सब चीजों के बारे में जो भी अध्ययन करते हैं, इसके विषय में जो जानकारियां जुटाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? खगोल शास्त्री कहा जाता है। ठीक है ना, जो आर्यभट्ट हैं, जो भारत के रहने वाले प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे, और ये खगोल शास्त्री हैं, उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। ठीक है ना, यानी कि सूर्य से टकराकर वो चमकते हैं। ठीक, आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। तो ऐसा अभी पूरा खोज चल ही रहा है कि ब्रह्मांड में और क्या क्या चीजें हैं। ठीक है ना, आइए आगे देखते हैं कि आगे क्या है। आसमान में देखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है, जैसे कि हमने पृथ्वी को देखा। एक सेकंड, यहाँ हमने, हाँ, पृथ्वी, शुक्र, इन सब चीजों को देखा कि ये क्या है, एक ग्रह है। लेकिन वहीं पे क्या है, चंद्रमा क्या कर रहा है कि ये ग्रह का चक्कर लगा रहा है। ठीक है ना, जो सूर्य के चक्कर लगा रहे हैं वो ग्रह है, और जो ग्रह के चक्कर लगा रहे हैं वो उपग्रह है, और चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। ठीक,
आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। तो यहाँ चंद्रमा के बारे में चर्चा हो रहा है। तो ये क्या है? एक पृथ्वी का उपग्रह है। ठीक, यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। हमारी पृथ्वी के समान सात अन्य ग्रह हैं जो सूर्य के चारों ओर जो सूर्य के चारों अ, 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्ति करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी हैं। जैसे आपने देखा कि यहाँ पे क्या था, उसके मंगल के थे, उसके बाद बृहस्पति के, शनि के, इन सब के हैं, उपग्रह हैं। ठीक, उसके बारे में सौरमंडल की चर्चाएं हो रही कि सौरमंडल क्या है। ठीक है ना, सबसे यह सौरमंडल किसे कहेंगे? ठीक है ना। तो सूर्य 8 ग्रह एवं उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं। ठीक, जिसे हम सौर्य परिवार का नाम देते हैं, जिसका मुखिया सूर्य है। सौरमंडल का मुखिया कौन है? सूर्य है। ठीक, अगर कोई पूछे या कहीं क्वेश्चन राइज हो कि सौरमंडल का मुखिया कौन है, तो वो है सूर्य। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब सूर्य के बारे में दिया हुआ है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य जो है वो क्या है? सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। ये ध्यान देने वाली चीज है कि जो पूरा सौरमंडल है उसमें ऊष्मा और प्रकाश का एकमात्र स्रोत क्या है? सूर्य है। लेकिन हम इसके अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद भी यह हमसे कितना किलोमीटर दूर है? यह 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। यानी पृथ्वी से यह 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। ठीक, यहाँ देख सकते हैं सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर क्या है? दूर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ग्रह, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है ना। तो 8 ग्रह हैं। कौन कौन से हैं? सूर्य से दूरी के अनुसार, यानी कि सूर्य से दूरी के अनुसार वो है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस जिसको अरुण कहा गया है, और नेपच्यून जिसको वरुण कहा गया है हिंदी में। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ दिया हुआ है कि उनके नामों को कैसे याद करें। तो ये आसान भी है। अगर 8 ग्रह याद नहीं हो पा रहे हैं तो क्या ही याद होगा। ठीक है ना। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। और यहाँ एक ट्रिक भी दिया हुआ है, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व अस नट्स। तो एम से मरकरी हो गया, वी से वेनस हो गया, ई से अर्थ हो गया, एम से मार्स हो गया, जे से जुपिटर हो गया, एस से सैटर्न हो गया, और यू से यूरेनस और एन से नेपच्यून। ठीक, सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर, यहाँ ध्यान देने वाली चीजें हैं कि ये कह रहा है कि ये एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। ठीक है ना। जो रास्ते हैं वो क्या है? दीर्घ वृत्ताकार रूप में फैले हुए हैं। जो जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमण कर रहे हैं वो पथ क्या है? दीर्घ वृत्ताकार है। ये एक बार किसी बीपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ है, सीएससी या टीआरई वाले में तो नहीं, लेकिन सीएससी में कहीं ना कहीं ये पूछा हुआ है कि जो कक्षा जो है वो किस आकार में फैला हुआ है। ठीक है ना। तो वो दीर्घवृत्ताकार है। ठीक, ये कक्षाएं कहलाते हैं, उनको कक्षा कहा जाता है। जो ये रास्ते हैं इसको क्या कहा जा रहा है? ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। जो बुध है वो सूर्य के सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। सूर्य को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र को, ठीक, ये सबसे ध्यान देने वाली चीज है कि अगर क्वेश्चन पूछ दे कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन सा है या जुड़वा वाहन किसको कहा जाता है, ठीक है ना, तो वो कौन सी है? वो है शुक्र है। ठीक है ना। पृथ्वी का जुड़वा वाहन शुक्र को कहा जाता है या जुड़वा ग्रह कहा जाता है। ठीक, वो शुक्र को कहा जाता है। ठीक है ना। तो यहाँ ध्यान देने वाली चीज है, इसको कहा जाता है शुक्र। जुड़वा ग्रह शुक्र को कहा जाता है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी तक जो कह रहा है क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था। जो प्लूटो है वो भी क्या है? एक ग्रह माना जाता था। परंतु अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में क्या किया? प्लूटो को ग्रह के श्रेणी से हटा दिया। ठीक,
कुछ समय पहले खोजे गए अन्य ग्रह जैसे 2003 यूबी 313 सीरस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जाते हैं, यानी कि इनका ग्रह ग्रह की जो उपाधि थी वो छीन ली गई, इसके चलते ये बौने ग्रह कहलाते हैं। ठीक, अब आगे जाते हैं, पृथ्वी के बारे में कह रहा है। सूर्य से दूरी के हिसाब से यह तीसरा ग्रह है। तो जो सूर्य है उसकी दूरी के हिसाब से पहला ग्रह है बुध, उसके बाद है शुक्र, उसके बाद पृथ्वी आते हैं, यानी तीसरा ग्रह है। ठीक है ना, कौन सा ग्रह है? ये तीसरा ग्रह है। ठीक, आकार में यह पांचवा है। ये ध्यान देने वाली चीज है कि ये आकार में क्या है? पांचवा ग्रह है, पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। ये ध्रुवों के पास थोड़ा चिपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भू आप कहा जाता है। जो पृथ्वी का आकार है उसको अगर ऐसा क्वेश्चन कुछ बन जाए अगर भविष्य में कि पृथ्वी के आकार को क्या कहा जाता है, तो वो भू आप है। ठीक है ना, भू आप कहा जाता है। भू आप का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। ठीक है ना, भू आप का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार, यहाँ दिया हुआ भी है। भू आप का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार। ठीक, जीवन के जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल अभी तक जो भी रिसर्च हो पाया है उसमें केवल पृथ्वी पर ही जीवन पाई जाती है, बाकी किसी ग्रह पे कोई जीवन नहीं पाया गया है। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी है। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। पृथ्वी अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग का दिखाई देता है। ये ध्यान देने वाली चीज है कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसा दिखाई देता है, तो ये नीले रंग का दिखाई देता है क्योंकि इसकी 2/3 भाग क्या है? पानी से ढका हुआ है। इसका 2/3 भाग पानी से ढका हुआ है, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। अब चंद्रमा पे पहनने से पहले यहाँ कुछ रोचक तथ्य और ये क्या आप जानते हैं ये देख लेते हैं कि प्रकाश की गति क्या है। ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है, जो टीआरई वाले हैं इसमें पूछा गया है कि प्रकाश की गति क्या है। लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इस गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। ठीक, अब आगे कह रहा है कि ये रोचक तथ्य में दिया हुआ है कि नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे, ये अमेरिका के थे शायद। तो नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। ठीक है ना, अब ये कह रहा है कि मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पे गया है। अब देख लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ चंद्रमा के बारे में दिया हुआ है कि हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, यानी सैटेलाइट है, जिसको चंद्रमा कहा जाता है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। ये ध्यान देने वाली चीज है कि जो चंद्रमा है इसका व्यास, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंड की अपेक्षा नजदीक है। क्योंकि ये हमसे बहुत नजदीक है इसीलिए ये बड़ा दिखाई देता है। यह हमसे यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। यह लगभग हमसे 3,84,400 किलोमीटर दूर है। ठीक, अब कह रहा है क्या आप पृथ्वी से सूर्य और चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं? तो जाहिर सी बात है कि वो सूर्य की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है और ये 3,84,400 किलोमीटर पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी। रॉकेट का प्रक्षेपण कैसे होता है उसको बारे में यहाँ दिखाया गया है कि जो सैटेलाइट होते हैं वो मानव निर्मित जो सैटेलाइट होते हैं वो किस तरह से अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं। ठीक, आगे यहाँ दिया हुआ है कि उपग्रह कौन से हैं। एक खगोलीय पिंड जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार सूर्य के चारों ओर, जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, यानी कि उपग्रह उसको कहा जाए जो ग्रह को चक्कर लगाए और ग्रह जो सूर्य का चक्कर लगाता है। मानव निर्मित उपग्रह जो कि ऐसा एक कृत्रिम पिंड बनाया जाता है वैज्ञानिकों के द्वारा और जिसका उपयोग ब्रह्मांड में बहुत सारी जानकारियों प्राप्त करने के लिए या पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है और पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह है इनसेट, IRS, एडुसेट इत्यादि। ठीक है ना, अब आगे देखते हैं आगे क्या है। कह रहा है कि चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा कर लेता है। जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का एक चक्कर
लगा लेता है, यानी परिक्रमण लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतनी ही समय पर अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। यह अक्ष पर जो घूर्णन जिसको कहते हैं वो भी लगभग 27 दिनों में ही क्या करता है, ये पूरा कर लेता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा पर केवल एक ही भाग दिखाई देता है, जिसके कारण से हम केवल क्या कर सकते हैं, चंद्रमा का केवल एक ही भाग हम देख सकते हैं। ठीक, चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। ठीक, क्योंकि वहां पे क्या है, वायुमंडल ही नहीं। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन इन छायों को क्या कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक, क्षुद्र ग्रह अब किसको कहा जाता है, ठीक है ना। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी क्या करते हैं, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। मंगल, और देखिए यहाँ दिया भी हुआ है, मंगल एवं मैं थोड़ा जूम कर दूं इसको, ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। कौन, क्षुद्र ग्रह, जो क्या है, मंगल और बृहस्पति के कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। ठीक, वैज्ञानिक के अनुसार क्षुद्र ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए हैं। ठीक, अब आगे कहा जा रहा है कि उल्का पिंड क्या है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहा जाता है। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी के इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। ठीक, तो मैं आपके लिए एक टास्क दे रहा हूं कि पृथ्वी के किस मंडल में आकर, जो वायुमंडल है उसके किस मंडल में आकर, जैसे आप क्षोभ मंडल, समताप मंडल, इस तरह के जो मंडल है पृथ्वी के बहिर्मंडल, उसमें से किस में आकर ये उल्का पिंड जल जाता है पूरी तरह से। ठीक, घर्षण होने के कारण ये आप हमें कमेंट करके बताइए कि ये पृथ्वी के किस मंडल में ये प्रवेश करके उल्का पिंड पूरी तरह से जल जाता है। ठीक, दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिर जाता है, जिससे धरातल पर गड्ढे हो जाते हैं। क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली सफेद पत्ती की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? यह लाखों तारों का एक समूह है, जैसे यहाँ एक चित्र में भी दिखाया गया है। ठीक है ना, आकाशगंगा के बारे में। ठीक, यह लाखों तारों का समूह, यह पट्टी आकाशगंगा मिल्की वे है। हमारा सौरमंडल इस आकाशगंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। ठीक है ना, इसी के कारण से इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों एवं गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर क्या करती हैं, ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ठीक, ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना इतना अत्यधिक कठिन है कि वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारियां एकत्र करने में जुटे हुए हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। ठीक है ना, यहाँ सबसे पृथ्वी है, सौरमंडल, आकाशगंगा और फिर ब्रह्मांड, इन सबको मिला के एक ब्रह्मांड का निर्माण होता है। क्या ब्रह्मांड के साथ अपना संबंध बता सकते हैं? आप पृथ्वी पर हैं तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है। हमारा सौरमंडल आकाशगंगा मिल्की वे का एक भाग है जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड से जुड़े इस तथ्य पर विचार कीजिए, लाखों आकाश इसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद हैं। इस चित्र में आपका स्थान कहाँ है? तो इस तरह की ये कुछ बातें हो रही, ठीक है ना। तो आप यहाँ कुछ क्वेश्चन आंसर है। आशा करता हूँ कि ये आपको अच्छा लगा होगा, और अगर जो भी इसमें कठिनाइयां आपको आ रही हैं समझने में, हमें कमेंट करके बताइए, और मैं प्रयास करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं बनाऊं, जब भी नहीं, ये हर रोज वीडियो आएंगे, लगभग 2-3 वीडियो हर रोज आएंगे। अभी कोई समय फिक्स मैंने नहीं किया है, लेकिन एक समय मैं फिक्स कर दूंगा, उसी समय आएंगे। तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत। ये कुछ क्वेश्चन आंसर हैं जो मैंने ऊपर पढ़ा है, उसी से रिलेटेड ये कुछ क्वेश्चंस है। तो आशा करता हूँ ये आप खुद से करिएगा, ताकि आपको भी क्या हो, पता चले कि मैंने जो पढ़ाया उससे आपको कितनी फायदा हो रही है। ठीक है ना, तो ये कुछ क्वेश्चंस है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।